नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, जो रीट मुख्य परीक्षा और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला हमारी चल रही है, उसमें हम आज आगे के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजपूतों की ब्राह्मण वंश उत्पत्ति के सिद्धांत के वो विरुद्ध है। आपके विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो आपको इनमें से ये बताना है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से नहीं मानते हैं और ब्राह्मण वंश उत्पत्ति सिद्धांत के वो खिलाफ हैं। तो इनमें से कौन है वो, या तीनों हैं, एक या दो ऊपर की दो हैं, या फिर सिर्फ तीन हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो दशरथ शर्मा है ये इसके खिलाफ हैं, तो इसका तीन ऑप्शन दे रखा है सी में, केवल तीन। ऊपर की जो देखिए डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा, ये ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति के समर्थन में ये मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति है वो नागर ब्राह्मणों से बताई थी। सर्वप्रथम जो डॉक्टर भंडारकर हैं, इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई थी और इन्होंने साक्ष्य के रूप में बिजोलिया शिलालेख का वो भी उल्लेख किया था। लेकिन जो दशरथ शर्मा है, इन्होंने इनका मत का खंडन करते हुए कहा है कि कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र है वो भी अपना लेते हैं, इसलिए ये भ्रम हो जाता है कि वो राजपूत ब्राह्मण थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दशरथ शर्मा वो इनके मत का खंडन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल सी। जो दशरथ शर्मा है ये नागर ब्राह्मणों से उत्पत्ति है या ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति है वो नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि राजपूतों की ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति कौन मानते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। आगे देखिए, किस मेवाड़ शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वो पराजित किया था। बप्पा रावल, जैत्र सिंह, रतन सिंह या फिर राणा हमीर। तो इसका देखिए जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो जैत्र सिंह है। अब कई बार एग्जाम में ये हमारे टॉपिक भी लगता है, जो मुगल शासक हैं या फिर दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध हैं, तो उससे संबंधित उस टॉपिक से ये प्रश्न है उस हिसाब से पूछा जा सकता है। तो जैत्र सिंह के समय देखिए दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की सेना को इन्होंने पराजित किया था। और इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, जय सिंह सूरी का जो हमीर मदमर्दन नामक रचना है उसमें इससे युद्ध का उल्लेख भी मिलता है। और जैत्र सिंह है, उन्होंने देखिए परमारों को पराजित करके उनसे चित्तौड़ को छीन करके और उसको अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो जैत्र सिंह थे इन्होंने परमार शासकों से चित्तौड़ को छीन करके उसे अपनी राजधानी बनाया। और जो ये युद्ध दिया गया है इल्तुतमिश की सेना को पराजित करने वाला, इसका अगर उल्लेख आपसे पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है कि इसका उल्लेख जय सिंह सूरी के हमीर मदमर्दन में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को मेवाड़ के उद्धारक की वो संज्ञा दी जाती है। रतन सिंह, जैत्र सिंह, राणा कुंभा या फिर राणा हमीर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राणा हमीर को है मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा वो दी जाती है। और कीर्ति स्तंभ, जो महाराणा कुंभा का जो कीर्ति स्तंभ है उसमें विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी राणा हमीर को दी गई। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है कौन कौन सी, एक तो मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा और दूसरी विषम घाटी पंचानन। हमीर ने देखिए जो सिंगोली का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया था। ये एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को वो हराया था। देखिए नेक्स्ट है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह व जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा का ये कथन है, और ये किसके संदर्भ में इन्होंने ऐसी बात कही है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी राजा वो जैत्र सिंह ही हुए थे। तो इसमें देखिए प्रश्न में ही उत्तर दे दिया, यहाँ पर ये नाम नहीं डाल करके इसको प्रश्न को बनाया जाना था, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ये देखिए इसका ये किसके संदर्भ में कहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जैत्र सिंह के। अब आपको अगर परीक्षा में अगर ये कथन पूछा जाता है तो या तो ऐसे पूछा जाएगा कि जैत्र सिंह के संबंध में ये कथन किसका है, तो आपका उसमें उत्तर माना जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और अगर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने यह बात किस मेवाड़ या गोहिल वंश के शासक के लिए कही गई है, तो आपको विकल्प इस तरह से दिए जा सकते हैं, वहाँ पर सही आंसर माना जाएगा जैत्र सिंह। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक की वजह से प्रश्न में ही उत्तर दे दिया गया है। आगे देखिए, महाराणा कुंभा का मेवाड़ के 84 में से महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माता कौन मानते हैं, कि 84 में से 32 दुर्ग है वो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए थे। कविराज श्यामलदास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा,
हरविलास शारदा या फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कविराज श्यामलदास हैं उन्होंने ये बात कही है कि मारना कुंभा है उन्होंने मेवाड़ के 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो कविराज श्यामलदास के अनुसार देखिए मारना कुंभा के जो ग्रंथ हैं वो भी ध्यान में रखिए, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मारना कुंभा की उपाधियों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो उनकी उपाधि आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी हैं, दान गुरु, राजगुरु, चाप गुरु, हाल गुरु और सबसे प्रमुख अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुरतान, ये 2 उपाधियाँ आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी हैं, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुरतान। इन उपाधियों की हम चर्चा पहले कई बार कई प्रश्नों में कर चुके हैं। जैसे इन सभी उपाधियों में मिला करके एक उपाधि मारना सांगा की है, हिंदू सुरतान की तरह हिंदूपात, तो हिंदूपत है या हिंदूपात जैसे हिंदूपत उपाधि अगर दी जाती है तो महाराणा सांगा की होगी राणा सांगा के संबंध में, और महाराणा कुंभा से अलग वही है, वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको। बाकी दानगुरु, राजगुरु, चापगुरु, हालगुरु ऐसी उपाधियां सभी राणा कुंभा से संबंधित हैं। इनका अगर समय काल आपसे पूछा जाता है तो वो भी ध्यान रखिएगा, 1433 से 1468 के समय, और इन्होंने 1437 में महमूद खिलजी की सेना को भी हराया था, तो वो भी ध्यान में रखना है। कब हराया था, 1437 में महमूद खिलजी की सेना को भी हराया था। आगे अकबर ने जब 1567 में उदयपुर आक्रमण किया था उस समय उदयपुर के वो शासक है वो कौन थे। विकल्प में दे रखे हैं उदय सिंह, राणा सांगा, राणा हमीर और महाराणा प्रताप। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, अकबर ने जब उदयपुर आक्रमण किया था, कब किया था, 1567 में, तो उस समय उदयपुर के शासक थे उदय सिंह, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उदय सिंह ने, अगर उदयपुर की स्थापना की बात की जाए, पूछा जाए, तो 1559 के आसपास उदयपुर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था उदय सिंह ने। और अकबर ने जब आक्रमण किया था उदयपुर पर, तो उस समय उदय सिंह किले की रक्षा का भार है वो जयमल और फत्ता को सौंप करके पहाड़ियों में चले गए थे। लेकिन उनके जाने के बाद में जयमल और फत्ता दोनों वीरतापूर्वक लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। तो अकबर है वो इनकी वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि उन्होंने आगरा के किले के बाहर इनकी हाथी पर सवार है वो पत्थर की मूर्तियां भी लगवाई थी। तो ये भी फैक्ट है, ये सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है कि जब अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया था तो उदय सिंह जयमल और फत्ता को सौंप करके, दुर्ग की जो सुरक्षा है उनको सौंप करके पहाड़ियों में चले जाते हैं। उसके बाद में ये दोनों बड़ी वीरतापूर्वक उसकी सेना, अकबर की सेना से लड़ते हैं, लेकिन अंत में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इनकी वीरता को देख करके अकबर है इन दोनों की आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां भी लगवाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न, एग्जाम में आने लायक। आगे देखिए, किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किए थे। ये चौहान शासकों से संबंधित तो कौन थे, अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो अजय राज चौहान शासक थे उन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए वो स्वर्ण कलश प्रदान किए थे। और इसके अलावा इन्होंने अजय प्रियदम्ब नाम से चांदी व तांबे के सिक्के भी चलाए थे, और कुछ मुद्राओं पर इनकी रानी सोमलवती का नाम भी है वो अंकित किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं अजय राज चौहान शासक के बारे में। आगे का प्रश्न है, संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता को निम्नलिखित में से कौन स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी हमने पीछे एक प्रश्न किया था, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित ब्राह्मण वंश से कौन मानते और कौन नहीं मानते। वैसे ही संयोगिता की जो कथा है उसको कई काल्पनिक मानते हैं कि मन गढ़ंत पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और कुछ शासक इसकी, जो कुछ इतिहासकार हैं वो इसकी ऐतिहासिकता को सही बताते हैं। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, जो ऐतिहासिकता है इसको सही नहीं मानते हैं, कौन स्वीकार नहीं करते हैं, वो हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये इसको बिल्कुल नकार देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसके अलावा देखिए दशरथ शर्मा हैं, गोपीनाथ शर्मा हैं, सीवी वैद्य हैं, ये सभी हैं वो संयोगिता की जो कथा है उसको सही मानते हैं। इसके अलावा देखिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा है उन्होंने इसको नकार दिया है। और इससे संयोगिता की जो कथा है उसको नहीं मानने वाले कौन कौन हैं, रोमिला थापर, RS त्रिपाठी, तो ये भी है, इन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, रोमिला थापर और RS त्रिपाठी। इन 3 को
स्पेशली ध्यान में रखना आपको कि ये संयोगिता की कथा की ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। आगे देखिए, अकबर द्वारा किस शासक को फरजंद की उपाधि और 7,000 का वो मनसब दिया गया था? मान सिंह, राय सिंह, जय सिंह और राज सिंह। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये मान सिंह को दिया गया था। अकबर ने मान सिंह को फरजंद की उपाधि, यानी फरजंद का मतलब बेटा, और 7,000 का मनसब दिया था। अब ये जो मान सिंह हैं, ये देखिए 1589 में आमेर के शासक बने थे और 1614 में इलिचपुर नामक स्थान पर इनका वो निधन हो गया था। अगर पूछा जाए तो ये भी ध्यान में रखना है, इलिचपुर में इनकी मृत्यु हुई थी और ये शासक बने 1589 में। इनका शासनकाल समयकाल पूछा जाता है तो यही सही होगा, 1589 से 1614। और इसके अलावा देखिए, मानसिंह से अगर संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है सेकेंड ग्रेड में, तो स्पेशली मानसिंह है वो सिलेबस में दिया गया है, तो इनका प्रश्न है जरूर आएगा। और इसमें देखिए ज़्यादा संभावना ये रहती है, मुरारीदान नामक जो रचना मानसिंह पर लिखी है वो किसके द्वारा लिखी गई? मुरारीदान ने जो रचना लिखी उसका नाम क्या है? मुरारीदान तो लिखने वाले हैं लेखक मान प्रकाश, और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये कि मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना किसके द्वारा की गई? जगन्नाथ के द्वारा। और मान प्रकाश की रचना है वो की गई थी मुरारी दान के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे देखिए, सवाई जय सिंह द्वारा बनवाई गई वेधशाला में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? जयपुर की, दिल्ली की, मथुरा या फिर बनारस की? तो इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। जो जयपुर की वेधशाला है वो सबसे बड़ी है। कहाँ कहाँ पर इन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी? जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में और बनारस और उज्जैन में। तो यहाँ पर इन्होंने जो वेधशालाएं बनाई थी तो उसमें सबसे बड़ी है वो वेधशाला है वो है जयपुर की। आगे है, चितावनी नामक ग्रंथ का संबंध किस लोक संत से है? संत धन्ना, पीपाजी, संत जाम्बोजी या फिर संत जसनाथ जी? तो ऐसे कौन से संत हैं जिनका संबंध चितावनी नामक ग्रंथ से है? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संत पीपाजी का है ये चितावनी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है? शीतला माता का मेला, कैला देवी का मेला, कपिल मुनि का मेला और करणी माता का मेला? जो इसका सही आंसर है वो जाएगा कैला देवी के मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। देखिए, कैला देवी को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। ये मेला कब लगता है? सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है, जो कैला देवी का मेला है ये लगता है चैत्र शुक्ला अष्टमी को। इनको लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। और कैला देवी मंदिर के सामने ही एक हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं लोग? लांगुरिया कहते हैं। कई बार लांगुरिया का संबंध पूछा जाता है, लांगुरिया नृत्य देकर के भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जो कैला देवी मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है उसे स्थानीय भाषा में लोग लांगुरिया कहते हैं। अब देखिए, कैला देवी के संबंध में एक कथा, लोक कथा भी प्रचलित है कि जब कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया था, तो उसी कारागार में देवकी को एक बालिका को जन्म दिया और कंस ने उसे मारना चाहा। तो कंस ने जब उनको मारने की कोशिश की तो वो हाथ से छूट करके आकाश में चली गई, और उसके बाद में वही योगमाया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उसे कैला देवी के नाम से जाना गया। तो ये कथा तो आपने सुनी होगी, तो उस कथा का संबंध है वो कैला देवी से ही है। जो योगमाया के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी वही कैला देवी कहलाती। इसके सामने जो बालाजी का मंदिर है उसे लोग स्थानीय भाषा में लांगुरिया भी कहते हैं। इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ला अष्टमी को। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कैला देवी की। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा फैक्ट बनता है तो यही प्रश्न अगर पूछे जाने की संभावना रहेगी तो कि निम्नलिखित में से किस मेले को लक्खी मेला कहते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, कैला देवी के मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पुष्कर मेला अजमेर, नाथ द्वारा मेला अन्नकूट, शिवरात्रि का मेला देर का सिवाड़ और दधी माता मेला देर का है मंडोर। तो ये बिल्कुल असत्य है। जो ऑप्शन नंबर 4 दधी माता का जो मेला है ये तो गोठ मांगलोज में लगता है, तो इसका जो ये विकल्प नंबर 4 है वो असत्य है। बाकी ऊपर के 3 हैं वो बिल्कुल सही मिलान किए हुए हैं। आगे देखते हैं, थेवा कला का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? प्रतापगढ़, उदयपुर, जोधपुर या फिर झालावाड़? तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रतापगढ़ की है। थेवा कला में क्या होता है? कांच के बीच सोने का बारीकी काम किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? थेवा कला।
और इसके अलावा एक कला और है, वो भी कई बार पूछी जाती है। एक तारकसी है। अगर तारकसी के संबंध में पूछा जाता है, तारकसी कला का संबंध किस स्थान से है, तो देखिए इसको ध्यान में रखिए, ये है नाथ द्वारा की। जैसे थेवा कला प्रतापगढ़ की है, वैसे तारकसी है वो कहाँ की है, नाथ द्वारा की। तो ये भी ध्यान में रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो आभूषण दिए गए हैं, ये ठुस्सी दे रखा है पैर की, पीपल पत्रा कान, दामना अंगुली और बोरला सिर। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है। ठुस्सी कई बार आपने पढ़ा होगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये पैर से संबंधित नहीं होके कहाँ का आभूषण है, तो ये कंठ का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और कंठ के ठुस्सी के अलावा कौन कौन से हैं, थमड़ियों भी आता है, थेड़ियों, आड़, मूठिया, झालरा, ये सभी कंठ से संबंधित हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा इनको। आगे देखते हैं, जयपुर राज्य के उस कारखाने का आपको नाम बताना है जहां पर कलाकार क्या करते थे, ये चित्र और लघु चित्र बनाया करते थे। तोश खाना, जवाहर खाना, सूरत खाना या सुतार खाना। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसे सूरत खाना कहा जाता था। और यहाँ पर ये इसका संबंध देखिए जयपुर से, यहाँ पर चित्रकार क्या करते थे, चित्र का निर्माण करते थे, चित्र बनाते थे, लघु चित्र बनाते थे, और उसे ही सूरत खाना कहा जाता था। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले की शोभा बढ़ाता है। औरंगजेब ने किस दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, गागरोन, लालगढ़ दुर्ग, अकबर का दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ का दुर्ग। देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गागरोन दुर्ग झालावाड़। यहाँ पर ही औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, तो उसका संबंध गागरोन दुर्ग से है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या खास बात याद रखनी है आपको, कई बार हमने की भी हैं, गागरोन दुर्ग से अगर संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर संत पीपाजी की छतरी है, और संत सूफी संत एक मिठे शाह उनकी दरगाह है। और इसी दुर्ग, ये दुर्ग भी अचलदास खिंची की याद दिलाता है, क्योंकि इसी दुर्ग में अचलदास खिंची है वो मांडू के सुल्तान होशंग शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो गागरोन दुर्ग से देखिए यादें जुड़ी हुई हैं अचलदास खिंची की भी। अगर अचलदास खिंची के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है तो गागरोन दुर्ग, बुलंद दरवाजा से संबंधित प्रश्न आता है तो भी गागरोन दुर्ग, और इसके अलावा पीपा की छतरी और संत मिठे शाह की दरगाह भी गागरोन दुर्ग में स्थित हैं। आगे देखते हैं, ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय किस दुर्ग में दिया था, तारागढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ में, अकबर के दुर्ग में, और या फिर लोहागढ़ दुर्ग में। तो देखिए इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर के दुर्ग में ही उन्होंने परिचय दिया था, और इसे अकबर की मैगजीन भी कहा जाता है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो मुस्लिम शैली में निर्मित किया गया है। तो वैसे भी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का वो कौन सा दुर्ग है जो मुस्लिम शैली में निर्मित है, तो उसका सही आंसर क्या माना जाएगा, अकबर का दुर्ग, या फिर ऑप्शन में आपको अकबर की मैगजीन भी दी जा सकती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को डोडगढ़ या धुलरगढ़ भी कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर दुर्ग, मेहरानगढ़, गागरोन या फिर जालोर। तो इसे कहते हैं गागरोन दुर्ग को ही डोडगढ़ या फिर धुलरगढ़ भी कहा जाता है। उस हिसाब से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जोधपुर में स्थित नहीं है। देखिए बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी हवेली और बागौर हवेली। तो जो ये ऑप्शन नंबर 4 में लिखी हुई है बागौर हवेली, ये उदयपुर में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये थे आप आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।